Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Once again I am back as your chemistry teacher and today we will start our next chapter, hydroxy compounds. Starting from introduction, first we will discuss what are hydroxy compounds. So hydroxy compounds are basically organic compounds that contain one or more hydroxyl groups directly attached to carbon atom. Common examples are alcohols, phenols, carboxylic acids, and sugars. Now first let's discuss alcohol. सिंपल अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखा जाए यानी कि अल्केन के आखिर में अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएं तो वो सिंपली अल्कोहल कहलाएगा. एंड वी हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स सच एज methanol, ethanol and sugars. अब वर्ड methanol निकला है फ्रॉम मीथेन. एज वी नो मीथेन का जो फॉर्मूला है वो है CH4, 1 कार्बन एटम विद 4 हाइड्रोजन एटम, और मेथनॉल का फॉर्मूला है CH3OH यानी कि हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH. सेम गोज़ फॉर एथेनॉल. वर्ड एथेनॉल निकला है फ्रॉम ईथेन, 2 कार्बन एटम्स विद 6 हाइड्रोजन एटम्स. अब एथेनॉल में हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप. Sugars are also a type of alcohol, but in a sense कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप contain करते हैं. In organic chemistry we simply say अगर तो कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अल्कोहल है. सेम केस है फॉर शुगर्स. हमारे पास कार्बन एटम के साथ सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. यही वजह है कि हम इनको अल्कोहल कहते हैं. अदरवाइज़ वी कांट से कि इनके पास प्रॉपर अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी. दे आर कार्बोहाइड्रेट्स बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम इनको एज अल्कोहल क्लासीफाई कर रहे हैं. सेम गोज़ फॉर कोलेस्ट्रॉल. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. एज वी नो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन सेकंड से लेकर कार्बन 6 तक तमाम कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं, वाइल कार्बन 1 कार्बोनिल फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. बिकॉज ऑफ दीज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हम इसको एज अल्कोहल क्लासीफाई करते हैं. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. एज इट ऑल्सो कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम इसको एज अल्कोहल क्लासीफाई करते हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल. हमारे पास एथेनॉल को मैन्युफैक्चर करने के यानी कि बनाने के बेसिकली 2 मेथड्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ मेकिंग एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन. फ्रॉम हियर क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फर्मेंटेशन. एज वी नो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यीस्ट या फिर बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को सच एज शुगर्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स सच एज एसिड्स, गैसेस और अल्कोहल. और इस प्रोसेस में हमें बनाना ही अल्कोहल है. लिहाजा वी कैन सिंपली मैन्युफैक्चर और एथेनॉल यानी कि अल्कोहल फ्रॉम फर्मेंटेशन प्रोसेस. अच्छा, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो है एनारोबिक इन नेचर यानी कि होल प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैरी किया जाता है. सिंपल सा प्रोसेस है. एंजाइम्स जो कि प्रेजेंट होंगे यीस्ट में वो सिंपली कन्वर्ट करेंगे शुगर को यानी कि हमारी ग्लूकोज को इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर इवॉल्व होगी. और इस प्रोसेस से हम 10 to 15% एथेनॉल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. नाउ एज वी नो जो 10 to 15% एथेनॉल हमें मिली है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है. हम कहते हैं कि कुछ बाई प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हैं. In order to get pure ethanol, we simply perform fractional distillation, जिसका जिक्र हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी किया था. अगेन रिपीट करती हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ लिक्विड को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट. एंड बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें जो एथेनॉल मिलती है वो 96% प्योर एथेनॉल होती है जिसे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं.
अब 96% तो ये प्योर है, पर 4% इसमें फिर भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जो कि है वाटर। इन ऑर्डर टू गेट 100% प्योर एथेनॉल हम मज़ीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सहारा नहीं ले सकते। मतलब कि जो 4% वाटर इसमें प्रेजेंट है रेक्टिफाइड स्पिरिट में, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिमूव नहीं कर सकते। सो हम इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को और एथेनॉल से अलग करेगा, सेपरेट करेगा। एज अ रिज़ल्ट हमें 100% प्योर एथेनॉल मिल जाता है। बट द क्वेश्चन इज़, हम क्यों नहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को फर्दर यूज़ कर सकते? हालांकि 96% प्योर अल्कोहल भी तो हमें मिली है, एथेनॉल मिली है। वाई ये 4% वाटर हम रिमूव क्यों नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? इसको हम समझते हैं बाय दिस शेमेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हमें फर्स्ट देखना होगा कि एजियोट्रोपिक लिमिट है क्या। सो वी कैन सिंपली से एजियोट्रोपिक लिमिट एक ऐसी लिमिट है जिसमें मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है, और ये जो मिक्सचर है लिक्विड का और इसके वेपर्स की कंपोजिशन टोटली सेम होती है। और ये जो लिक्विड मिक्सचर है ये एक फ़िक्स बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अब चूँकि लिक्विड की और वेपर्स की कंपोजिशन सेम है, हम जो मिक्सचर प्रेजेंट है मतलब कि उसको उसके आइडेंटिकल लिक्विड्स में या कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल एग्जांपल है, हम कहते हैं कि एथेनॉल भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, मिक्सचर है ऑफ लिक्विड। अब जो वेपर्स बनेंगे उसमें भी कंटेंट होगा एथेनॉल का भी और वाटर का भी। होना तो ये चाहिए था कि जब एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आए तो एथेनॉल के वेपर्स इवेपोरेट हों, वहाँ से हम उनको कंडेंस बैक करके प्योर एथेनॉल ले सकें, पर होता ऐसा नहीं है। होगा क्या कि एथेनॉल के कंपोनेंट्स और वाटर के कंपोनेंट्स सेम टेम्परेचर पर बॉयल होंगे और वेपर्स में दोनों के कंटेंट पाए जाएंगे, लिहाजा इनको सेपरेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। दैट्स द ओनली रीज़न कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों नहीं सेपरेट कर सकते या क्यों नहीं हम ऑब्टेन कर सकते 100% प्योर एथेनॉल, बिकॉज ऑफ एजियोट्रोपिक लिमिट। अब इस लिमिट को ब्रेक करने के लिए हम मुख्तलिफ़ मेथड्स का सहारा लेते हैं। अब ये मेथड्स फ़िज़िकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। केमिकल मेथड्स सिंपली इंक्लूड कि हम कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वो सिंपली क्या करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करेगा और उनको एलिमिनेट करेगा। एज अ रिज़ल्ट हम प्योर एथेनॉल हासिल कर सकेंगे। द सेकेंड मेथड इज़ यूजिंग मोलिकुलर सीव्स। मोलिकुलर सीव्स कंटेन करते हैं क्रिस्टलाइन पोर्स। मैकेनिज़्म सिंपल है, जब भी हम अपनी रेक्टिफाइड स्पिरिट को पास ऑन करेंगे फ्रॉम डैट मोलिकुलर सीव, उसके जो क्रिस्टलाइन पोर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, या हम कहते हैं कि ट्रैप कर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल को। सिंपल हम प्योर एथेनॉल हासिल कर सकेंगे इस केस में भी। अगर ओवरऑल फर्मेंटेशन के प्रोसेस की बात की जाए तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करता है। मतलब हम शुगर को यूज़ करें जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है, हम इससे लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में एथेनॉल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल बाय हाइड्रेशन ऑफ ईथीन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाइड्रेशन इन लास्ट लेक्चर। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। होगा क्या, ईथीन का मॉलिक्यूल है, उसमें से हम पास ऑन करेंगे स्टीम को, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को। कंडीशन क्या है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें चाहिए और 6000 किलो पास्कल का प्रेशर हमें चाहिए। एंड अलोंग विद डैट फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट भी रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस में। अगर इस प्रोसेस की एफिशिएंसी देखी जाए तो वी सिंपली से 4% ईथीन ही सिर्फ कन्वर्ट होगी इनटू एथेनॉल। जो एथेनॉल प्रोड्यूस होगी उसको हम कंडेंस बैक करेंगे इनटू लिक्विड, और जो अनरिएक्टेड ईथीन है उसको हम अगेन अलाउ करेंगे कि वो रिएक्ट करे, वेपर्स फॉर्म हो और दोबारा उसकी कंडेंसेशन प्रोसेस हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एथेनॉल को मैन्युफैक्चर कर सकें। अगेन एंड अगेन स्टेप्स को रिपीट करके
96% एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, ये जो मेथड है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, यानी कि हम इसमें ईथीन को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 6000 किलो पास्कल का प्रेशर, अलोंग विद डैट कैटलिस्ट फॉस्फोरिक एसिड भी रिक्वायर है। ये तमाम चीज़ें इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं बनाती, लिहाजा हाई एनर्जी लेवल्स रिक्वायर हैं इस प्रोसेस के लिए। दिस इज़ कंपैरिजन टेबल जो ये शो कर रहा है कि हाइड्रेशन ऑफ ईथीन ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। हाउ? फर्स्ट दे से इन हाइड्रेशन ऑफ ईथीन रॉ मटेरियल हमारे पास वैसे तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि हम इसे ऑब्टेन करें फ्रॉम क्रूड ऑयल, पर हमारे पास ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि जब तक हम इसको रिएक्टेंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, मतलब कि ईथीन हमने ऐड किया, वाटर सप्लाई की यानी कि स्टीम प्रोवाइड की, तब तक ये रिएक्शन कैरी हो सकता है और हमें हायर अमाउंट में एथेनॉल यानी कि हमारी अल्कोहल मिल सकती है। और ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन है और प्रोड्यूस करती है प्योर एथेनॉल को। यस, वी कैन से वन ड्रॉबैक जो इसका है वो यही है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, कैटलिस्ट भी हमें चाहिए, प्रेशर भी हमें चाहिए, और इसके साथ साथ हायर टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड का वो भी हमें चाहिए। ऑन द अदर हैंड फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज को अगर देखा जाए, एक इसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास ग्लूकोज रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि शुगर कैन से हम ग्लूकोज को ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक ईथीन ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, बट ये एक बैच प्रोसेस है। बैच प्रोसेस सिंपली मीन कि फ़र्स्ट हमारे पास एक बैच प्रिपेयर होगा, देन हम नेक्स्ट रिएक्टेंट्स को अलाउ करेंगे कि वो रिएक्ट करें और फर्दर सेकेंड बैच हमें मिले। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक रिएक्शन वेज़ल होती है, उस रिएक्शन वेज़ल में हम रिएक्टेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो रिएक्ट करें। अब जो रिएक्शन है उसकी जो टाइम लाइन है वो डिपेंड कर सकती है, काफ़ी मंथ्स या फिर हम कहते हैं कि काफ़ी डेज़ लगते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। जब हमारे पास वो रिएक्शन कंप्लीट होगा, यानी कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जितनी हमने शुगर सप्लाई की थी वो सब के सब कन्वर्ट होगी एथेनॉल में, तब हम उस रिएक्शन वेज़ल को एम्प्टी करेंगे, खाली करेंगे, क्लीन करेंगे और अपने नए रिएक्टेंट्स को फिल करेंगे ताकि सेकेंड बैच हमें एथेनॉल का मिल सके। अब इस प्रोसेस से जो हमें रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलेगी वो भी 96% प्योर होगी, पर 4% फिर भी वो प्योर नहीं होगी। उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हमें अगेन फ़िज़िकल या फिर केमिकल प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा, या तो मॉलिक्यूलर सीव्स इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। लिहाजा वी कैन से कि ये एक टफ़ टास्क है और काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड है इसके लिए, कॉस्ट भी काफ़ी रिक्वायर्ड है इसके लिए। पर अगर एनर्जी की बात की जाए तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए। हायर टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट का सहारा हमें नहीं लेना पड़ता। ओवरऑल कंपैरिजन से हमें ये पता चलता है कि हाइड्रेशन ऑफ ईथीन मोर एफिशिएंट मेथड है, ऑल्दो इट हैज़ ड्रॉबैक्स, जैसे कि ईथीन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है या फिर हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पर फिर भी ये एक फ़ास्ट रिएक्शन है जो कि प्योर एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में रेस्ट ऑफ चैप्टर को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।